बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज पेज नंबर 11 से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। द टॉपिक इज़ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द वर्ड डिसऑर्डर मीन्स प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम, ठीक है, सिंगुलर होगा तो प्रॉब्लम। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मीन्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं या डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि हमें रेस्पिरेशन के वक्त आती हैं। तो पहली प्रॉब्लम हमारे पास जो मौजूद है विच इज़ ब्रोंकाइटिस। द सेकंड प्रॉब्लम इज़ एम्फाइजीमा। द थर्ड प्रॉब्लम इज़ निमोनिया। द फोर्थ प्रॉब्लम इज़ एस्थमा एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ प्रॉब्लम इज़ लंग कैंसर। तो स्टूडेंट्स, ये 5 तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम मिलाकर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का नाम देते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम विच इज़ ब्रोंकाइटिस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। मीन टू से कि ब्रोंकाइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपकी ब्रोंकाई और उसकी सब डिवाइडिंग ट्यूब्स जिनको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं उसके अंदर होती है। ब्रोंकाइटिस असल में क्या है? ये असल में म्यूकस प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है ब्रोंकाई ट्यूब में और ब्रोंकियोल्स के अंदर, जिसकी वजह से ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स ट्यूब जो हैं वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हम ये कहते हैं कि इन ट्यूब्स में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। स्वेलिंग स्टार्ट होने की वजह से वो ट्यूब्स जो हैं अंदर से उनका एरिया जो है वो ज़्यादा म्यूकस कवर कर लेता है, जिसकी वजह से इंटरनल एरिया जो है वो उनका रिड्यूस हो जाता है और सांस लेने में यानी रेस्पायर करते वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम इसको यूँ आगे लेकर चलते हैं कि इसकी टाइप्स हैं। इसकी फर्स्ट जो टाइप है जिसकी हम बात करते हैं, इट इज़ एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड द सेकंड इज़ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। यानी 2 तरह के ब्रोंकाइटिस की टाइप्स हैं जिनको डिवाइड किया गया और बताया गया है। द फर्स्ट इज़ एक्यूट एंड द सेकंड इज़ क्रॉनिक। अब अगर आप बात एक्यूट ब्रोंकाइटिस की करते हैं तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस से मुराद ये एक टेम्परेरी स्टेट होती है और इसके अंदर आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता, यानी परमानेंटली आपको कोई भी नुकसान नहीं होता। एक्यूट ब्रोंकाइटिस के अंदर मैक्सिमम 3 वीक्स के अंदर अंदर रिकवरी होना स्टार्ट हो जाती है। यानी ये मैक्सिमम 3 वीक्स तक आपको एक्यूट ब्रोंकाइटिस रहता है और इसके अंदर ही आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। जबकि अगर आप बात करें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की तो ये लॉन्ग स्टेज ब्रोंकाइटिस होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तकरीबन ये आपके 3 मंथ्स से लेकर 2 ईयर्स तक ये जो डिज़ीज़ है ये स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। अब ये मैंने आपको ब्रोंकाइटिस के बारे में बताया है। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का, वो रीड कर लेते हैं, फिर ब्रोंकाइटिस के बारे में रीड कर लेते हैं। लास्ट में मैं आपको इनकी सिम्टम्स और कॉजेज़ के बारे में बताऊंगा। तो पेज नंबर 11 पे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का टॉपिक है। देयर आर अ नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स विच अफेक्ट पीपल, यानी जो लोगों को असरअंदाज करते हैं। द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर्स इज़ पर्टिकुलरली हाई इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर इन डिसऑर्डर्स को बहुत ज़्यादा लम्हा भर ये बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह जो है वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन जो है वो ज़ाहिरी सी बात है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती है और ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। इट इज़ ड्यू टू द मोर कंसनट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट से मुराद जो एयर पोल्यूशंस का कॉज बनती है।
नॉट ओनली इन द अर्बन बट आल्सो इन द रूरल एटमॉस्फेयर, सिर्फ अर्बन ही नहीं बल्कि रूरल एटमॉस्फेयर के अंदर भी ये है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर डिस्क्राइब्ड नेक्स्ट। द फर्स्ट इज ब्रोंकाइटिस। Bronchitis is the inflammation of the bronchi or bronchioles. It results in excessive secretions of mucus into the tubes. यानी ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की ट्यूब्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है म्यूकस की, लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स। यानी जो आपकी ट्यूब्स हैं वो स्वेल करना शुरू कर देती हैं, फूलना शुरू कर देती हैं, एंड नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स, जिसकी वजह से अंदर म्यूकस ज़्यादा हो जाता है लेकिन ट्यूब का सरफेस एरिया क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। आगे कॉजेज़ की हेडिंग है, कॉजेज़ हम इधर ही रीड कर लेंगे। इट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, डिफरेंट वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, और एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स, यानी टोबैको स्मोक हो सकती है, यानी तंबाकू नशी जिसको कहते हैं या तंबाकू नोशी कहा जाता है, उसकी वजह से भी ये कॉज बन सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप आइए तो टाइप्स की हेडिंग में आपने टाइप्स देखनी है। देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस, दैट इज एक्यूट एंड क्रॉनिक। द एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अबाउट 2 weeks एंड पेशेंट रिकवर्स विद नो परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, यानी इसमें पेशेंट का कोई भी परमानेंटली डैमेज नहीं होता ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल ट्यूब्स का, और इसके अलावा वो 2 weeks के अंदर क्या हो जाता है, पेशेंट रिकवर हो जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती से 3 weeks लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे 2 weeks, 2 weeks के अंदर वो क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है। नेक्स्ट है, इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस द ब्रोंकाई डेवलप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से मुराद के लॉन्ग लास्टिंग, जो ज़्यादा देर तक रहेगी। इट यूजुअली लास्ट फ्रॉम 3 months to 2 years, यानी 3 month से लेके 2 years तक ये एक्सपैंड हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, आगे इसकी सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स मीन्स इलामात, कि कौन कौन सी बातें हैं जिनको देखकर हमें पता चल सकता है कि इस फला इंसान को ब्रोंकाइटिस नामी डिजीज़ या बीमारी है। सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस इंक्लूड अ कफ, जिसमें हम खांसी की बात करते हैं, माइल्ड वीजिंग, यानी वीजिंग का मतलब क्या होता है कि एक विस्लिंग साउंड, सांस लेते वक्त सीटी की आवाज़ आती है। ठीक है, फीवर, बुखार, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, यानी सांस की आपको बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है जब आप कोई हार्ड जॉब करते हैं। हार्ड जॉब से मुराद कि आप कोई मुश्किल काम करते हैं जिसमें आपकी बॉडी की पावर बहुत ज़्यादा लगती है। ज़ाहिरी सी बात है, जब कोई हार्ड जॉब करते हैं तो उस वक्त आपका जो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, आपका ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है। जब ब्रीदिंग रेट फास्ट होगा और ट्यूब्स वैसे ही आपको पता है नैरो हैं, तो अल्टीमेटम इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसले मसाइल हो सकते हैं। अब अगर आप इस टॉपिक को गौर से देखें तो ब्रोंकाइटिस एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आपने इसको राइट कैसे करना है या इसको रीड कैसे करना है और याद कैसे करना है, तो फर्स्ट 4 लाइन आप ब्रोंकाइटिस के बारे में लिखेंगे, उसके बाद कॉजेज़ की हेडिंग बनाएंगे जैसे मैंने बनाई थी। ठीक है, वो अलग बात है, मैंने लिखा नहीं, मैंने आपको बीच में बता दिया है। तो आप सबसे पहले जो है वो इसकी फर्स्ट हेडिंग यानी ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन आ जाएगी, सेकंड पे आप इसके क्या बनाएंगे, कॉजेज़, थर्ड पे आप इसकी टाइप्स बनाएंगे, फोर्थ पे आप इसके क्या लिखेंगे, सिम्टम्स। कॉजेज़ आपने लिख लेने हैं पॉइंट्स बनाकर, फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, टाइप्स आ जाएंगी, टाइप्स भी आपने पॉइंट्स बना के दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड करनी है, और लास्ट पे आपने सिम्टम्स की हेडिंग दे के पॉइंट्स के अंदर सिम्टम्स लिख देने हैं। ठीक है, इस टॉपिक में से अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा तो एक क्वेश्चन आपको आएगा डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएगा वो आएगा राइट द सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, और अगर थर्ड क्वेश्चन आपका शॉर्ट बनेगा इसमें से तो वो ये होगा कि डिफाइन द कॉजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस। ठीक है, अब आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ एम्फाइजीमा। एम्फाइजीमा क्या होता है, अगर आपको याद हो तो हमने जब अपना टॉपिक द एयर पैसेजवे स्टार्ट किया था तो उस टॉपिक का जो लास्ट पार्ट था जहाँ पर हमने एयर पैसेजवे की बात को कंप्लीट किया था,
तो उस पार्ट का नाम था एल्वियोलाई। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चले। हमने सबसे पहले बात स्टार्ट की थी नोज से, फिर नोस्ट्रिल्स, फिर मूव किए थे हम लैरिंग्स के बाद हम ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, इस तरह करके हमारा जो लास्ट पार्ट था इट इज़ कॉल्ड एल्वियोलाई। अगर हम एम्फाइजीमा को डिस्कस करें तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह रीड करेंगे कि एम्फाइजीमा इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई, यानी जो आपकी एल्वियोलाई होती हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, यानी वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैंने यही लिखा है कि इट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई। अब जब वॉल्स की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है तो इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जब आप इनहिलेशन करते हैं तो सांस यानी एयर अंदर तो चली जाती है लंग्स में, लेकिन लंग्स के अंदर म्यूकस की वजह से सैक्स यानी थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, जिसमें एयर चली तो जाती है, इनहेल तो हो जाती है, लेकिन एक्सहेलेशन नहीं हो पाती। तो एयर जो है वो लंग्स के अंदर ही क्या होना स्टार्ट हो जाती है, लंग्स के अंदर ही ट्रैप्ड होना शुरू हो जाती है, यानी रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से लंग्स जो हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ पाते। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, इसमें जो सिम्टम्स हैं इंपॉर्टेंट, उसमें द नंबर 1 इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस लेने में दुश्वारी होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, फैटीग थकावट हो जाती है, एंड द लास्ट इज़ रिकरेंट इन्फेक्शंस। ठीक है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का वर्ड है कि बार बार इन्फेक्शन होता रहता है लंग्स के अंदर। इसमें एक दो और जो हैं वो सिम्टम्स लिखे हैं, उन्हें हम रीड कर लेते हैं, तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एम्फाइजीमा इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई। इट रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज, यानी गैसेस का जो तबादला होना है उसके लिए जगह बहुत कम होती है। एज लंग टिश्यूज ब्रेक्स डाउन द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप। जब टिश्यूज ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो लंग्स अपनी वापस ओरिजिनल प्लेस पर नहीं जा पाएंगे। आफ्टर एक्सहेलेशन सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड ट्रैप्ड इन दी लंग्स। एयर जो है वो वापस बाहर नहीं जा पाएगी और अल्टीमेटम वो आपके लंग्स के अंदर क्या हो जाएगी, ट्रैप्ड हो जाएगी। अब आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, ये डायग्राम बताने वाली है, इसको आप ज़रा गौर से सुनिएगा। आपने इसको ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ सुनना है। लेफ़्ट साइड पे आपको नॉर्मल एल्वियोलाई नज़र आ रही होंगी, जिसमें आपको सरफेस एरिया भी क्लोज रिलेटेड नज़र आ रहा होगा, जबकि राइट साइड पे जो डायग्राम है उसमें सरफेस एरिया आपको एक्सपैंड नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो म्यूकस प्रोडक्शन हो चुकी है और एल्वियोलाई के जितने भी टिश्यूज़ हैं जो लंग्स के टिश्यूज़ हैं वो सारे क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। आगे आ जाइए, इसकी सेकंड हेडिंग सिम्टम्स की है। द सिम्टम्स ऑफ एम्फाइजीमा इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस की कमी, जैसे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट फटीग, थकावट हो जाती है। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के बार बार आपको डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ वेट लॉस, कि आपका वज़न कम हो जाता है। बाय द टाइम द सिम्टम्स ऑफ एम्फाइजीमा अपीयर, यानी वक्त के साथ से जैसे ये नज़र आते जाती हैं ये इलामात, द पेशेंट हैज़ यूजुअली लॉस्ट 50 to 70% ऑफ हिज एंड हर लंग्स टिश्यूज़, यानी वक्त के साथ साथ अगर आप इसका इलाज नहीं करवाते, आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते, तो जो पेशेंट है, चाहे वो मेल पेशेंट है चाहे वो फीमेल है, हिज और हर मेल और फीमेल के लिए यूज़ हुआ है, तो उनके 50 से 70% लंग्स टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय होने का ख़तरा भी है। और अल्टीमेटम क्या होगा, द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गेट सो लो कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी, इतनी ज़्यादा कमी हो जाएगी कि डैट कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो हैं वो मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह के डिसऑर्डर्स थे जो अभी हमने डिस्कस किए। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ, विच इज़ निमोनिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा थर्ड डिसऑर्डर है, विच इज़ निमोनिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, निमोनिया इज़ द infection of
लंग। मैंने अभी सिंगुलर लिखा है लंग क्योंकि ये सिंगल लंग की तरफ एक पोर्शन में लंग के एक साइड पर होता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह कह देते हैं इट इज़ अ इन्फेक्शन ऑफ लंग। लेकिन अगर ये स्प्रेड हो जाए तो ये इन्फेक्शन जो है दूसरे लंग की तरफ भी मूव कर जाता है, जिस वजह से हम इसको नाम देते हैं डबल निमोनिया। डबल निमोनिया से मुराद या डबल लंग निमोनिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्प्रेड करके मटेरियल जो है वो दोनों लंग्स में क्या कर जाता है, ट्रैवल कर जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज़म है जो कॉज बनता है उसको हम कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म का नाम देते हैं। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म क्या है, वो ऑर्गेनिज़म जो कि वजह बनता है निमोनिया की। कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म करता ये है, ये ट्रैवल करता है, ट्रैवल करके ये आपके लंग्स के पास आता है। सिंगल आप इसको लंग कहेंगे वरना एस लगा देंगे तो दोनों की बात है। लंग्स में आएगा और यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, सेटल डाउन। सेटल यानी वहाँ पर आकर बैठ जाता है और बैठने के बाद अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है। कॉपीज़ का मतलब कि आकर क्या करना शुरू कर देता है, ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, ग्रोइंग करना स्टार्ट कर देता है। अब इसमें जो नाम लिखा हुआ है, जिस ऑर्गेनिज़म की बात की गई है, वो बैक्टीरिया की एक टाइप है विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये आपको इधर भी मिल जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। आइए इसे रीड कर लेते हैं। निमोनिया इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। इफ़ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट्स बोथ लंग्स देन इट इज़ कॉल्ड डबल निमोनिया। यानी अगर दोनों लंग्स पे इफेक्ट करेगा तो इसको हम क्या नाम देंगे, डबल निमोनिया। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इज़ अ बैक्टीरियम। बैक्टीरियम इज़ द सिंगुलर while bacteria is a plural word. Streptococcus pneumoniae, some viral influenza viruses या virus and fungal infections may also lead to pneumonia. यानी कोई फंगस भी हो सकता है, कोई वायरस भी हो सकता है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शंस का मतलब वायरस होता है। When the causative organisms enter the alveoli, alveoli is the part of lung, they settle there and grow in number. आते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं। दे ब्रेक द लंग टिश्यूज़ एंड द एरिया बिकम फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। यानी एक लिक्विड पस होता है जिससे वो सारे का सारा एरिया क्या कर लेते हैं, लंग्स का कवर कर लेते हैं। यहाँ से सिम्टम्स की हेडिंग है। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड अ कोल्ड डैट इज़ फॉलोड बाय अ हाई फीवर, यानी बुखार हो जाता है, सर्दी लगती है, शीवरिंग कपकपाहट यानी बॉडी कांपना शुरू हो जाती है, एंड अ कफ खांसी आती है, विद स्प्यूटम प्रोडक्शन यानी रेशे वाली खांसी, स्प्यूटम। पेशेंट में बिकम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, सांस की कमी होती है। पेशेंट स्किन कलर में चेंज, उसका स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, बिकम डस्की और पर्पलिश। इसकी रीज़न क्या होती है, असल में जब एल्वियोलाई के अंदर म्यूकस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो एयर के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी, तो ऑक्सीजन सही तरह इनहेल नहीं हो पाएगी। जब ऑक्सीजन सही तरह इनहेल नहीं हो पाएगी तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाएगा। तो हम ये कहेंगे कि वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की यानी कमी की वजह से ब्लड जो है वो सही तरह से ऑक्सीजनेटेड नहीं हुआ, तो इट इज़ ड्यू टू द पुअर ऑक्सीजनेशन इन ब्लड। तो आगे लिखा हुआ इट इज़ ड्यू टू द पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट भी है। वैक्सीन्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया कॉज्ड बाय एस डॉट निमोनिया। आपने यकीनन, आपको याद होगा 9th क्लास में साइंटिफिक नेम के बारे में डिस्कशन की थी बायनोमियल नोमेनक्लेचर के टॉपिक में, और हमने वहाँ पे पढ़ा था कि कभी कभार जब हमने लिस्टेड करने होते हैं एक से ज़्यादा नाम, साइंटिफिक नाम डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के, तो हम क्या करते हैं कि उनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल कर देते हैं और सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल कर देते हैं। तो इधर एस डॉट यानी एस कैपिटल का मतलब है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ निमोनिया। इसमें एंटीबायोटिक्स भी यूज़ की जाती हैं। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि एम्फाइजीमा और निमोनिया जो है इसकी आपने मार्किंग कैसे करनी है।
एम्फीजीमा जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन था, आपने उसका फर्स्ट पैराग्राफ ऐसे ही लिखना है और नीचे सिम्टम्स में 4 से 5 सिम्टम्स बनती हैं, आपने उनके पॉइंट्स बना के उनको राइट कर देना है। उसके बाद आपके पास जो निमोनिया का टॉपिक है, निमोनिया में आपने क्या करना है, निमोनिया में आपने ये करना है कि आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं वो एज इट इज़ लिखनी है डबल निमोनिया तक। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइन उसी के साथ अटैच कर देनी है। तो ये निमोनिया के बारे में आप लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट पैराग्राफ की आपने लाइन स्किप की थी उन पर आप कॉज की हेडिंग बनाएंगे और उन 2 लाइंस को जो फर्स्ट पैराग्राफ में है उनको आप कॉज या कॉजेज़ में लिखेंगे और सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन के लास्ट से आप सिम्टम्स की हेडिंग बनाएंगे और जितनी सिम्टम्स हैं उनमें से लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इसी 3 या 4 सिम्टम्स लिख देंगे और आखिर पे ट्रीटमेंट की हेडिंग बनाकर आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आपने ये बात भी याद रखनी है कि अगर इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो निमोनिया के अंदर से सिम्टम्स या कॉजेज़ का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और ये बात आपको पहले भी पता है कि चाहे सिम्टम्स हों, चाहे कॉजेज़ हों, चाहे फंक्शंस हों या फीचर्स हों, हमेशा आपने शॉर्ट क्वेश्चन में या तो 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं या 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। आज के लेक्चर के हिसाब से आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निमोनिया के बाद वो है एस्थमा। तो आइए अपना अगला टॉपिक अब हम डिस्कस करते हैं विच इज़ एस्थमा। एस्थमा क्या चीज़ है बेटा? एस्थमा असल में इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ये एक किस्म की एलर्जी है एस्थमा। और आपने देखा होगा और बल्कि आपने सुना भी होगा कि एस्थमा एक ऐसा डिज़ीज़ होता है जिसकी ट्रीटमेंट, मैं डायरेक्ट पहले आपको ट्रीटमेंट के बारे में बता दूं कि आप इन्हेलर यूज़ करते हैं। ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, इन्हेलर एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसको इन्हेलर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब पहले हम ये सुन लेते हैं कि एस्थमा होता क्या है। इट इज़ फर्स्ट मैंने आपको बताया इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। दूसरा, इसमें आपके जो ब्रोंकाई होता है इसमें मोर म्यूकस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, यानी म्यूकस जो है उसकी प्रोडक्शन बहुत क्या हो जाती है, ज़्यादा, जिसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है वो आपके किस पे पड़ता है, लंग्स में। और लंग्स का जो एरिया होता है वो सारे का सारा क्या हो जाता है, कवर्ड हो जाता है। इस एरिया के कवर्ड होने की वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। लेकिन जिस बंदे को या जिस इंसान को, ह्यूमन बीइंग को ये एलर्जी होती है उसको डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिससे बचना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे उसको एलर्जी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स, ETC। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं या एलर्जेंस हैं, फैक्टर्स जो कॉज बनते हैं किसके, इस एलर्जी के, विच इज़ कॉल्ड एस्थमा। इससे उस पेशेंट को बचना पड़ता है। ठीक है, आइए इसे देखते हैं। एस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी इन विच देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग ऑफ द एयरवेज। नैरोइंग का मतलब तंग हो जाना। ये बात सब में कॉमन है, अभी तक आपने जितने डिजीज़ पढ़े कि जब भी म्यूकस आएगा वो जगह को फिल कर देगा, जिसकी वजह से ट्यूब्स का साइज़ अल्टीमेटम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इन एस्थमा पेशेंट्स द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जेंस। एलर्जेंस का मतलब कॉजेज़, कुछ एलर्जिंग कॉजिंग फैक्टर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये क्या चीज़ें हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इंसान है, एक सिंपल, ठीक है, जिसको अभी एस्थमा नहीं है, अगर उसके अंदर ये फैक्टर्स जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोक जाएगा, परफ्यूम्स जाएंगे, डस्ट वगैरह, उसको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। लेकिन अगर एक एस्थमा का पेशेंट है और उसके अंदर डस्ट चली जाती है या स्मोक चली जाती है तो उसे इस चीज़ से एलर्जी है। जल्द अज जल्द उसकी ट्यूब्स एयरवेज इतनी सेंसिटिव होंगी कि जैसे ही स्मोक वगैरह उसके अंदर इनहेल होगा, जल्दी से वो ट्यूब्स क्या हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, तंग हो जाएंगी।
जिसकी वजह से उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा क्या होगी, दुश्वारी होगी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। When exposed to any of such allergens, the sensitive airways show immediate and excessive response of constrictions, ठीक है, constriction reduce हो जाना। In this condition, the patient feels difficulty in breathing, यानी उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा क्या होगी, दुश्वारी होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर आप सिम्टम्स की हेडिंग बनाएंगे, द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वेरी का मतलब क्या है, चेंज होना, वेरिएशंस, ठीक है। द मेजर सिम्टम्स इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। वीजिंग, आपको पीछे ब्रोंकाइटिस में भी बताया है कि साउंड जो है वो सीटी की आवाज़ जो है वो निकलती है। कफ यानी खांसी, एंड चेस्ट टाइटनेस, टाइटनेस मतलब दबाव पड़ता है छाती के ऊपर। इधर आपके पास नेक्स्ट आ जाती है ट्रीटमेंट। द केमिकल्स विद एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। सच मेडिसिन्स इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ इन्हेलर्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डिफरेंट तरह के इन्हेलर्स पाए जाते हैं डिफरेंट पेशेंट्स के लिए, ठीक है। ये भी आपका एस्थमा जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपने फर्स्ट 2 लाइंस जो हैं वो एयरवेज तक लिखनी है। उसके बाद एलर्जेंस की हेडिंग बन जाएगी, उस हेडिंग में आप एलर्जेंस के बारे में लिखेंगे और फर्दर नीचे आप सिम्टम्स, जिसको हम उर्दू में इलामात कहते हैं, अलामात, उन्हें लिखेंगे और लास्ट में ट्रीटमेंट के अंदर आप जो 2 लाइंस हैं उन्हें राइट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह ये आपका एस्थमा का टॉपिक भी क्या हो जाएगा, कवर। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 14 पर, विच इज़ लंग कैंसर, ठीक है, विच इज़ लंग कैंसर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैंसर क्या है एंड रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक विच यू डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास इन 9th क्लास। एक टॉपिक आपको याद होगा, चैप्टर 5 माइटोसिस एंड मियोसिस, द चैप्टर नेम इज़ सेल साइकिल। उसमें हमने जब माइटोसिस के एरर्स पढ़े थे तो उन एरर्स के अंदर हमने ट्यूमर की डिस्कशन की थी, ट्यूमर के साथ हमने कैंसर की डिस्कशन की थी। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। आपको याद होगा कि अगर कैंसर जो है वो एक स्पेसिफिक पोर्शन पर, किसी भी ऑर्गन के स्पेसिफिक पोर्शन पर होता है, देन इट इज़ कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर और बिनाइन कैंसर। अगर वो स्प्रेड करेगा, ठीक है, अगर वो स्प्रेड करेगा इट इज़ कॉल्ड मैलिग्नेंट। तो इस तरह आपने वहाँ पर भी पहले भी प्रीवियस क्लास में कैंसर की डिस्कशन की हुई है। लेकिन आज हम कैंसर की बात लंग्स के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि लंग कैंसर क्या चीज़ है, और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं या वो कौन सी ऐसी वर्किंग है जिसको ह्यूमन बीइंग्स फॉलो करते हैं और उसकी वजह से लंग कैंसर होता है। तो सबसे पहले कैंसर की डेफिनेशन सुन लीजिए। द डिजीज़ विच इज़ ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, जो कि मैंने आपके सामने भी लिखी हुई है डेफिनेशन कि डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। अनकंट्रोल्ड का मतलब क्या है? देखिए, डिवीजन जो होती है सेल्स की वो हमारी बॉडी में हर वक्त हो रही होती है, विच इज़ कॉल्ड माइटोसिस। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि माइटोसिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट और इम्पॉर्टेंट वर्क इन आवर बॉडी। बट अगर माइटोसिस अनकंट्रोल्ड हो जाए, अनकंट्रोल्ड का मतलब है कि उसकी डिवीजन इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाए कि वो कंट्रोल में ना रहे, देन इट इज़ कॉल्ड कैंसर। अब जिस ऑर्गन के अंदर ये वर्क होगा, जिस ऑर्गन के अंदर ये काम होगा, उस ऑर्गन के साथ हम वर्ड कैंसर का लगा देंगे। और क्योंकि हमारा टॉपिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का चल रहा है, तो जो बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जिसकी हमने यहाँ पर बात करनी है, इट इज़ लंग्स। तो इस वजह से अगर हम ये बात करें कि लंग्स के टिश्यूज़ के अंदर डिवीजन स्टार्ट हो चुकी है अनकंट्रोल्ड सेल्स की, तो इस तरह के डिजीज़ को हम क्या नाम देंगे? लंग कैंसर। और सबसे पहले लंग कैंसर में लंग के अंदर एक स्पेसिफिक जगह पर एक गिल्टी बनती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? ट्यूमर। ठीक है,
ट्यूमर या इसको ट्यूमर्स कहते हैं, ठीक है, जब ज़्यादा सारा बन जाएगा। अगर वो अपने स्पेसिफिक लोकेशन पर है, जिस तरह मैंने आपको बताया, इट इज़ कॉल्ड बिनाइन ट्यूमर। अब कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको देखकर हमें पता चल सकता है कि फ़लाँ इंसान को लंग कैंसर है। जिन सिम्टम्स को उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, पहला है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और दूसरा है वेट लॉस। ठीक है, आपने देखा होगा, इस चीज़ को गौर किया होगा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपकी 5 तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में बार बार रिवाइज हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम सांस की कमी की होती है, इस वजह से इसको बार बार लिखा जा रहा है। और दूसरा वेट लॉस। ये तो हो गए लंग कैंसर के सिम्टम्स। अब हम आगे मूव करते हैं कॉजेज़ की तरफ कि वो कौन कौन से कॉज हैं, वजूहात हैं जिस वजह से लंग कैंसर होता है। तो पहला जो कॉज आपके पास है वो है कार्सिनोजेंस। ठीक है, कार्सिनोजेंस आर द कैंसरस मटीरियल। सेकंड इज़ आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या है कि ऐसी रेडिएशंस या ऐसी रेज जो आपके अंदर आइंस बनाना शुरू कर दें। ठीक है, कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जो नुकसानदेह नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल वाईफाई की जो रेडिएशंस हैं वो नुकसानदेह नहीं होती, हालांकि वक्त वाईफाई के सिग्नल्स जो हैं वो हमारे सराउंडिंग्स होते हैं। लेकिन उसके ओपोनेंट अगर आप बात करें एक्स रेज़ की, तो एक्स रेज़ की जो मशीन होती है वहाँ पे उसकी रेडिएशंस फास्ट होती हैं, वो नुकसानदेह हो सकती हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ आपके पास कार्सिनोजन आ गया, आयोनाइजिंग रेडिएशंस, एंड द थर्ड इज़ वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शंस मीन कि जो वायरस की वजह से कुछ इन्फेक्शंस होंगे। लेकिन इन सब से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वजह है जिसकी वजह से लंग कैंसर होता है, इट इज़ स्मोकिंग, यानी सिगरेट पीना। स्मोकिंग के अंदर आपकी एक टाइप आ जाती है, इट इज़ कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग। लेकिन स्मोकिंग का तो हम सबको ही पता है, यानी सिगरेट पीना। अगर आपने सिगरेट को देखा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सपोज़ कर लीजिए इट इज़ अ सिगरेट, तो इसके यहाँ पर एक येलिश पार्ट होता है, इट इज़ फिल्टर। ठीक है, और दूसरी तरफ जो होता है वो आपका बर्निंग एंड होता है, जहाँ सिगरेट को स्टार्ट किया जाता है, जलाया जाता है। अब जिसने सिगरेट पीना है, अल्टीमेटम सी बात है, फ़िल्टर वाला पार्ट उसके माउथ की तरफ होगा। जब वो इनहेल करेगा उस सिगरेट को, तो उसमें जितने भी केमिकल्स हैं वो कुछ ना कुछ हद तक फ़िल्टर होकर बॉडी के अंदर एंटर होंगे, बॉडी मीन्स के लंग्स के अंदर, और कम नुकसान देंगे। लेकिन जो बर्निंग एंड से डायरेक्ट धुआं निकल रहा है, जो स्मोक निकल रहा है, अगर वो किसी पर्सन ने इनहेल किया तो उसको ज़्यादा नुकसान होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर एक इंसान सिगरेट पी रहा है और उसके सराउंडिंग जो लोग बैठे हुए हैं वो भी इनहेल कर रहे हैं, लेकिन वो इनहेल करते वक्त किसी किस्म का फ़िल्टर यूज़ नहीं कर रहे, बर्निंग एंड से डायरेक्ट स्मोक उनके अंदर जा रहा है, जिनका उनको ज़्यादा नुकसान है। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग, जिसको हम इंग्लिश में इस तरह कहेंगे कि इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोकिंग और फ्रॉम अनदर स्मोकर, इट इज़ कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग। इनहेलेशन ऑफ स्मोक यानी धुएं को इनहेल करना, फ्रॉम अनदर स्मोकिंग और स्मोकर, कोई दूसरा जो सिगरेट पी रहा है उससे, इट इज़ कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग। ठीक है, ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट बात है स्मोकिंग से रिलेटेड, विच इज़ पैसिव स्मोकिंग। और अगर हम बात करें WHO की, जिसके बारे में आपने पहले भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, इसके बारे में, WHO स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी स्ट्रिक्टनेस के साथ ये स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि इन सिगरेट की या सिगरेट से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है, इसकी एडवर्टीज़मेंट नहीं की जाएगी। और आपने देखा होगा कभी भी आपको एडवर्टाइज़ करते हुए जो इश्तिहारात आप देखते हैं टीवी वगैरह पे, इंटरनेट या सोशल मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया पर, आपको कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी इश्तिहार एडवर्टीज़मेंट नज़र नहीं आई होगी। उसकी रीज़न ये है कि जितनी भी यंग जनरेशन है उसको इससे बचाने के लिए गवर्नमेंट ने इसकी जो एडवर्टीज़मेंट है उसके ऊपर बैन लगाया हुआ है, ताकि हम आगे अपनी जो अगली नस्ल है, अभी तो जो लोग कर रहे हैं ठीक है, उनको हैबिट बन चुकी है, उनकी आदत है, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, जो यंग नेशन या यंग पीपल्स हैं, वो ये काम ना कर सकें। इसी वजह से इसकी एडवर्टीज़मेंट को रोका गया हुआ है, और इसके एडवर्टीज़मेंट को रोकने में एक इम्पॉर्टेंट रोल
प्राइमरी रोल जो है वो WHO का है। आइए इसे रीड कर लेते हैं। लंग कैंसर। लंग कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन्स इन द टिश्यूज़ ऑफ द लंग्स। द सेल कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल। सेल डिवाइड होते रहते हैं, उनमें कोई किसी किस्म का कंट्रोल नहीं होता। एंड फॉर्म ट्यूमर्स, और क्या बन जाते हैं? ट्यूमर्स, यानी गिल्टी बन जाती है। द सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वेड एडजेसेंट टिश्यूज़ बियॉन्ड द लंग्स। यानी एक सेल जो है, इन्वेड का मतलब हमला करना, एक जो सेल ख़राब हो चुका है, ट्यूमर बन चुका है, वो दूसरे सेल के अंदर इन्वेड यानी उस पर हमला करेगा। और इस तरह एक सेल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सारे सेल एक साथ जो हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि टिश्यू के अंदर डिजीज़ स्प्रेड होना शुरू हो गया है। यहाँ पे सिम्टम्स की हेडिंग आ जाएगी। द कॉमन सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग, खांसी आना, वेट लॉस। द मेन कॉजेज़, यहाँ पर आपके कॉजेज़ स्टार्ट हो जाते हैं। द मेन कॉजेज़ ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजेंस such as those in cigarette smoke, ionizing radiation, viral infection. Smoking is the main cause of lung cancer. ये मैं आपको बता चुका हूँ कि स्मोकिंग जो है वो मेन कॉज है लंग कैंसर का। द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर्स। यानी लंग कैंसर जो बंदा सिगरेट नहीं पीता, अगर हम मर्दमशुमारी करें तो उसके हिसाब से नॉन स्मोकर के अंदर लंग कैंसर बहुत कम पाया जाता है, या एक हिसाब से नहीं पाया जाता कंपैरेटिवली टू स्मोकर। सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर 50 नॉन कार्सिनोजेंस। वो मैं पहले वैसे लिख चुका हूँ नेक्स्ट पे कि 50 कार्सिनोजेंस जो हैं ये स्मोक यानी सिगरेट में पाए जाते हैं। और इसके अलावा तकरीबन 4000 डिफरेंट केमिकल्स हैं जो कि एक सिगरेट में पाए जाते हैं। इसको हम टोबैको स्मोक कहते हैं, टोबैको स्मोक या टोबैको स्मोकिंग, ठीक है, तंबाकू नोशी जिसको उर्दू में कहा जाता है। पैसिव स्मोकिंग, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये कॉन्सेप्ट भी है इंपॉर्टेंट। द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम एनदर स्मोकिंग इज आल्सो अ कॉज ऑफ अ लंग कैंसर। द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ अ सिगरेट इज मोर डेंजरस दैन द स्मोक फ्रॉम द फ़िल्टर एंड। जैसे मैंने आपको भी समझाया कि जहाँ से फ़िल्टर है, जो इंसान फ़िल्टर से पी रहा है उसको कम नुकसान होगा फ़िल्टर एंड से कंपैरेटिवली टू बर्निंग एंड, जहाँ से सिगरेट ने जलना है। और जो इर्द गिर्द सराउंडिंग्स आपने देखा होगा, कभी भी अगर कोई बाहर आपने कभी अंदाज़ा किया हो या कभी आपने इस चीज़ को देखा हो कि अगर कोई इंसान बाहर खड़ा होता सिगरेट पी रहा है तो उसके इर्द गिर्द काफ़ी लोग खड़े होते हैं। अब वो तो पी रहा है नो डाउट, उसको तो नुकसान होना ही होना है, लेकिन वो फ़िल्टर से उसको इनहेल कर रहा है, उसका नुकसान कम है। लेकिन उसके सराउंडिंग्स जितने भी लोग हैं वो अल्टीमेटम, ज़ाहिरी सी बात है, अल्टीमेटम वो ज़्यादा जो है उस स्मोक को इनहेल कर रहे हैं तो उनका नुकसान ज़्यादा होगा। एलिमिनेटिंग टोबैको स्मोकिंग इज़ अ प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। यानी अगर इसको रोक दिया जाए टोबैको स्मोकिंग को तो ये प्राइमरी गोल होगा हमारे लिए कि हम लंग कैंसर से काफ़ी लोगों को बचा सकते हैं। द WHO हैज़ कॉल्ड द गवर्नमेंट्स टू स्टॉप टोबैको एडवर्टीजमेंट टू प्रिवेंट यंग पीपल फ्रॉम टेकिंग अप स्मोकिंग। कि WHO ने मना कर दिया है कि इसकी एडवर्टीज़मेंट ना की जाए ताकि जितने भी नौजवान हैं या न्यू जनरेशन है वो इस चीज़ से बच सके। किस चीज़ से? स्मोकिंग से। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये सारा कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ इसमें से क्या आपने एज आ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद करना है और क्या आपने एज आ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर याद करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आपके पास है बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग। क्योंकि अभी हमारा मेन कॉन्सेप्ट जिसको हमने लास्ट में स्टार्ट किया वो स्मोकिंग है, तो उसी को हम आगे लेकर चलेंगे कि स्मोकिंग के क्या नुकसानात हैं या स्मोकिंग का क्या इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर, और अल्टीमेटम वो इफ़ेक्ट क्या है बैड। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टोबैको स्मोकिंग जो है इसमें 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं और इसके अलावा 50 कार्सिनोजेंस यानी कैंसरस कॉजिंग मटेरियल्स होते हैं। अब होता ही है कि जब स्मोकिंग की जाती है तो ये केमिकल जो हैं ये जब इनहेल होते हैं तो ये केमिकल इनहेल होने के बाद आपके हेड से लेकर टो तक, यानी जो आपकी फिंगर की बड़ी उंगली होती है, कैपिटल फिंगर होती है,
हेड से लेकर टो तक सारी जगह ये स्मोक ट्रैवल करता है। अब ये कैसे होता है, इसका नुकसान पूरी बॉडी पर होता है। वो ऐसे होता है कि जब आप स्मोक करते हैं तो वो सारा जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो वो स्मोक जो है वो आपके लंग्स में जाता है और लंग्स में इतनी देर तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका होता है, साफ़ होने के लिए ऑक्सीजन मिलनी होती है, तो वो जितना स्मोक होता है वो उस ब्लड के साथ मिक्स होता है और चल कर हार्ट तक जाता है, लंग से हार्ट तक जाता है। जब वो हार्ट में पहुंचता है तो हार्ट में एओर्टा जो मेजर आर्टरी होती है, वो मेजर आर्टरी स्प्रेड करती है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर। तो जिधर जिधर ब्लड पूरी बॉडी में फैलता है, स्प्रेड होता है, वहाँ तक ये सारे का सारा स्मोक भी क्या होता है, स्प्रेड होता है। इसी वजह से उन्होंने एक लाइन इधर जो है वो हाईलाइट की हुई है कि हेड टू टो, यानी सर के बालों से लेकर पूरी बॉडी तक और नीचे जो आपका फुट है उसकी जो कैपिटल फिंगर है वहाँ तक आपका ये जो ब्लड है उसके साथ साथ ये स्मोक भी क्या करता है, ट्रैवल करता है। तो इस वजह से इसका हेड से लेकर टो तक पूरा इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये एक दो बातें और लिखी, उन्हें हम रीडिंग में डिस्कस कर लेंगे। अब हम आते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इससे इफ़ेक्ट होते हैं। तो ऑर्गन्स के वैसे तो नाम लिखे हुए हैं, बाकी आपको भी कुछ आइडिया हो गया होगा। इसमें आपके पास लेरिंक्स आ जाती है, ठीक है, पैनक्रियाज आ जाता है, यूरिनरी सिस्टम आ जाता है, ठीक है, ETC। इस तरह के कुछ ऑर्गन्स हैं जिसके ऊपर डायरेक्ट जो है ये इफ़ेक्ट होता है और इन ऑर्गन्स के अंदर भी कैंसर स्प्रेड हो सकता है। स्पेसिफिकली आपका जो एक सिस्टम है, इट इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है क्योंकि जो सिगरेट होता है इसके अंदर बहुत से ऐसे केमिकल्स होती हैं जो केमिकल्स आपके ब्लड में जाते हैं। और आपको पता है आपके ब्लड का जो यूनिट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन जो है इसकी जो नीड है असल में वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिक्स होती है और ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की जगह सिगरेट स्मोक जो है वो आएगा तो अल्टीमेटम ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जब ऑक्सीजन सही तरह आपके ब्लड में स्प्रेड नहीं होगी तो आपको जो प्रॉब्लम होगी, जो सिम्टम बनेगा वो क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, तो इस तरह ये जो स्मोकिंग है ये आपके हीमोग्लोबिन के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, यानी ब्लड पे इफ़ेक्ट करता है। तो अल्टीमेटम ये किस पे इफ़ेक्ट करता है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, आइए इसे रीड कर लेते हैं, कुछ बातें जो हैं वो बीच में रीड करके बताने वाली हैं। बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग इज़ हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल्स इन सिगरेट एंड स्मोक। Tobacco smoke contain over 4,000 different chemicals, out of which at least 50 are carcinogens and many are poisonous। मतलब इनमें से 4,000 केमिकल्स हैं, उनमें से 50 ऐसे हैं जो कि कार्सिनोजेंस हैं और पॉइजनस हैं। Many people think that lung cancer is the only smoking related disease, यानी लंग कैंसर जो है वो सिर्फ स्मोक से रिलेट करता है, एंड इट इज़ द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ अमंग स्मोकर्स, और इसी वजह से स्मोकर्स की डेथ जो है वो होती है। बट इट इज़ नॉट राइट, सिगरेट स्मोक अफेक्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। स्मोकर्स हैव अ मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं, बहुत से जो है डेंजरस डिजीज़ हैं उनको हो सकते हैं। स्मोकिंग में आल्सो लीड टू द कैंसर्स इन किडनीज, किडनी कैंसर हो सकता है, ऑरल कैविटी कैंसर हो सकता है, लेरिंक्स कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर इसको कहा जाता है, इसका कैंसर हो सकता है, पैनक्रियाज एटसेट्रा। इस तरह ये जो आपके ऑर्गन्स हैं इनमें आपका कैंसर जो है वो स्प्रेड हो सकता है या फिर कैंसर हो सकता है, इन्हीं में डायरेक्ट हो सकता है। मैनी केमिकल्स इन टोबैको स्मोक डैमेज द एयर पैसेजवे। कई जगह ये केमिकल्स जो हैं वो आपकी एयर पैसेजवे को भी डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से आपको एम्फाइजीमा और दूसरे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ये वही रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जिनको अभी हम पीछे डिस्कस करके आए थे अपने प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पर आपकी हेडिंग बनेगी इफ़ेक्ट्स ऑन या ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम।
Smoking also has effects on the circulatory system. The carbon monoxide present in tobacco smoke lessens the ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी ब्लड के अंदर जो केमिकल इसकी रिडक्शन करता है वो कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने वैसे केमिकल्स लिख दिया था जिसमें से एक केमिकल की बात की गई है विच इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो मीन्स एक, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन। मैनी अदर केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। इसकी वजह से, स्मोक की वजह से ब्लड प्लेटलेट्स जो है इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। प्रोडक्शन ज़्यादा होना मतलब अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स विच मीन्स वाइट ब्लड सेल्स कैंसर। व्हेन प्लेटलेट्स आर मोर देन द नॉर्मल नंबर, जब वो नॉर्मल से ज़्यादा होती हैं तो इसकी वजह से आपका ब्लड विस्कस हो जाता है, मतलब थिक हो जाता है, और इट कैन लीड टू आर्टीरियोसेक्लेरोसिस, जिसकी वजह से आपको आर्टीरियोसेक्लेरोसिस नामी जो बीमारी है यानी आर्टरीज़ का नैरो हो जाना, तंग हो जाना, वो हो जाती है। और यकीनन इस डिज़ीज़ के बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लास 9th क्लास में भी डिस्कशन की थी। आगे मूव करते हैं, रिस्क फॉर स्मोकर्स, ये आपकी हेडिंग है इस पैराग्राफ की। स्मोकर्स आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस, उन्हें बहुत से इन्फेक्शंस हो सकते हैं, पर्टिकुलरली कहाँ पर? लंग्स पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी भी कहते हैं, बाय 2 to 4 times एंड ऑफ निमोनिया बाय 4 times। ये 4 times और 2 to 4 times का मतलब है कि अगर एक नॉर्मल पर्सन है और एक स्मोकर है तो स्मोकर के अंदर 2 to 4 times चांसेस ज़्यादा हैं टीबी होने के और 4 times चांसेस ज़्यादा हैं निमोनिया होने के, अगर हम उसको कंपेयर करें एक नॉन स्मोकर से जो सिगरेट नहीं पीता। स्मोकिंग इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्टेनिंग द टीथ। स्टेनिंग का मतलब कि दाग लग जाना, दांतों पर दाग लग जाते हैं और दांत जो हैं वीक यानी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। टूथ लॉस इज़ 2 to 2 times ग्रेटर एंड हायर दैन इन स्मोकर्स दैन इन नॉन स्मोकर्स। इसी तरह स्मोकर्स के अंदर 2 से 3 गुना दांत टूटने का ज़्यादा खदशा पैदा हो जाता है कंपैरेटिवली टू नॉन स्मोकर्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये आपका बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब आपने याद रखना है कि लंग कैंसर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, उसे आप कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने फर्स्ट 4 लाइन एडजेसेंट टिश्यूज़ बियॉन्ड ऑफ लंग्स 5 लाइन्स बनती हैं, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद आपने हेडिंग बनानी है सिम्टम्स की और सिम्टम्स लिख देनी है पॉइंट्स में। फिर कॉजेज़ की हेडिंग बना के कॉजेज़ लिख देने हैं पॉइंट्स में। पैसिव स्मोकिंग की हेडिंग बनाकर आप बीच में लिख देंगे और फिर WHO की हेडिंग बनाएंगे, WHO प्रिवेंशन की, और इस तरह ये हेडिंग में लॉन्ग क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है इट इज़ पैसिव स्मोकिंग, सेकंड क्वेश्चन इज़ कॉजेज़ ऑफ लंग कैंसर एंड द थर्ड इज़ सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर। इसी तरह बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग पर आ जाइए तो ये असल में आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीबी जो है इसका MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक स्मोकर है तो उसमें टीबी होने के चांसेस कितने ग्रेटर हैं कंपैरेटिवली टू नॉन स्मोकर्स, तो आपने याद रखना है 2 to 4 times टीबी। इसी तरह नमूनिया के चांसेस 4 times हैं। इसी तरह स्टेनिंग ऑफ टीथ के चांसेस जो हैं वो 2 to 3 times ग्रेटर हैं स्मोकर्स के अंदर कंपैरेटिवली टू नॉन स्मोकर्स। एल्स बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग में आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपने फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट लिखना है। सेकंड पैराग्राफ की आपने सिर्फ एक लाइन लिखनी है, फोर्थ, कि सिगरेट स्मोक अफेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। फिर आपने नेक्स्ट पेज पे आ जाना है और फिर हेडिंग बनानी है ऑर्गन्स, स्मोकिंग इफेक्ट्स ऑन ऑर्गन्स। तो आपने ये पैराग्राफ कंप्लीट लिखना है। फिर आपने हेडिंग बनानी है इफ़ेक्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें आपने सर्कुलेटरी सिस्टम का पैराग्राफ कंप्लीट लिखना है और फिर आप लास्ट हेडिंग बनाएंगे रिस्क ऑफ स्मोकर्स और उसमें वो पैराग्राफ आपने कंप्लीट लिख देना है। जो स्टेनिंग ऑफ टीथ वाला पैराग्राफ है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आप ऐड नहीं करेंगे। इसके अलावा टॉप पे राइट साइड पे एक MCQs भी है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो कब मनाया जाता है, उसकी सेलिब्रेशन कब की जाती है। तो आपने याद रखना है 31 मई को हर साल इसकी सेलिब्रेशन की जाती है। इसके अलावा कुछ ब्लू पैराग्राफ्स हैं, इन्हें आप रीड कर लीजिएगा।
इनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ आपने पूछना हो, तो इसके बारे में आप नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर मुझे मैसेज करके पूछिएगा कि सर बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है। एल्स ये ब्लू पैराग्राफ जो हैं वो इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ्स हैं, मतलब इसमें बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ़्ट साइड के पेज पर जो पैराग्राफ है उसमें निकोटीन के बारे में लिखा हुआ है। निकोटीन एक ड्रग के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो, और अगर कम क्वांटिटी में हो तो एज अ मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इधर आपने निकोटीन के बारे में पढ़ना है तो आपको पता चल जाएगा कि इसको किस लिहाज से यूज़ किया जाता है स्मोकिंग में, यानी सिगरेट के अंदर स्मोकिंग करने के लिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह होपफुली ये टॉपिक्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी इन टॉपिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम है या इनसे रिलेटेड आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आपको जो नंबर दिया गया है उसके ऊपर आप मैसेज करिए व्हाट्सएप नंबर पर, और जो भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ हैं काइंडली आप वहाँ पर डिस्कस करिए। थैंक यू सो मच।